आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने पढ़ा था भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहला हिमालय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी हमने बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन का पठार आदि से पढ़ा। आज हम उसका तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। बात करें, ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ऊपर हमने क्या पढ़ा? हिमालय, हिमालयी क्षेत्र। तो यहां पर क्या विस्तार हुआ? हिमालय का विस्तार हुआ। ऐसे करके पूरा हिमालय का विस्तार हुआ। इसका मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में क्या हुआ? हिमालय। और दक्षिण में क्या पढ़ा था? तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अब हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो बात करें कि जब हिमालय है तो बहुत सारी हिमालय से नदियां निकली। जैसे बात करें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके अलावा सतलज आदि नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। नदियां क्या करती हैं? अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं और अवसाद को दूर तक जमा कर देती हैं, और फिर वो क्या रूप लेता है? एक मैदान का रूप ले लेता है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका कुल विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। उसके अलावा बात करें पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार बात करें तो पश्चिम में सतलज नदी, पश्चिम में यहाँ से सतलज नदी निकलती है, तो सतलज नदी से लेकर पूर्व में कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। उसके अलावा अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक, अब इसका निर्माण की हमने बात ही कर ली कि कैसे है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिस पर मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना आदि प्रमुख कृषि की जाती है। मुख्य रूप से इस पे चावल, गेहूं और गन्ना है, बाकी बहुत सारी इस पे खेती की जाती है। अब इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटा गया है, कुछ प्रदेशों में बांटा गया, कुछ रीजन्स में बांटा गया है। तो जैसे कि हम बात करें, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को सबसे पहले भावर प्रदेश के रूप में बांटा गया है। क्या है? भावर रीजन। भावर रीजन किसे कहते हैं? तो एक डायग्राम हमने देखा था जब हमने हिमालय पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा था सबसे ऊपर पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद इधर हमने पढ़ा था क्या? इधर हमने पढ़ा था ये प्रायद्वीपीय पठार, और इधर क्या था? इधर क्या था? अंगारले। तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा, देखिए जब अब हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली, जब हिमालय से नदियां निकली तो हिमालय क्या होगा? नदियां जल के साथ क्या है? पत्थर कंकड़ आदि लेकर आती हैं। तो यहाँ पर सबसे इधर कौन सा हिमालय है? शिवालिक। तो यहाँ पर ढेर सारे कंकड़ पत्थर लाकर इन नदियों ने जमा कर दिया, इन नदियों ने जमा कर दिया। ठीक, ये है शिवालिक। मैंने बताया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो जब नदियां आई तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ आदि लाई, और उन्होंने क्या किया? शिवालिक के गिरिपाद में जमा कर दिया। मतलब शिवालिक जहां से समाप्त होता है वहीं से पत्थर जमा, एक खाई के रूप में बना होता है, जहां पर पत्थरों के जमाव के कारण इस तरीके की आकृति का निर्माण हुआ। तो अब हम बात करें, पहला प्रदेश कौन सा है? भावर प्रदेश। शिवालिक के दक्षिण में, अब यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय।
तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में समांतर, अब ये शिवालिक हिमालय है उसके समांतर, शिवालिक हिमालय के समांतर सिंधु से तीस्ता नदी, सिंधु नदी यहां निकलती है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, 8 से 16 किलोमीटर, ऐसे आएंगे तो 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी है जिसे भावर प्रदेश कहा जाता है। और यहां पर नदियां अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य होने का तात्पर्य है कि जब नदियां यहां शिवालिक से निकली तो आगे हमने क्या बताया, कंकड़ पत्थर जम गए, तो नदियां इन कंकड़ पत्थरों में से होकर गुजरती हैं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देती, उन्हीं पत्थरों के बीच से वो जल होकर निकलता है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि पत्थरों के बीच से पानी निकल रहा है लेकिन है वो नदी का ही, लेकिन वहां पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो क्या है, भावर प्रदेश में नदियां दिखाई नहीं देती हैं। इस भावर प्रदेश का निर्माण बजरी, कंकड़ और पत्थर से हुआ। हमने कहा नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर आदि से इस भावर प्रदेश का निर्माण होता है। यहाँ पर नदियां अदृश्य हो जाती हैं और ये कृषि के लिए बहुत कम उपयोगी है क्योंकि ये क्या है, कंकड़ीला पथरीला प्रदेश है। दूसरे प्रदेश की हम बात करें जिसे तराई प्रदेश कहते हैं, तराई रीजन, तराई रीजन की बात करें तो पहला भावर प्रदेश फिर तराई। तो क्या है, भावर के दक्षिण में, भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, चौड़ी दलदली पट्टी। अब दलदली क्या, देखिए दलदली इट मीन्स कि यहां पर जल आता है, यहां पर जल क्या होता है, अब ये जो पहले क्या था, भावर में जल अदृश्य हो जाता है पत्थरों के बीच में, वही तराई क्षेत्र में क्या आता है, उन पत्थरों से निकलकर पुनः वो नदियां क्या सतह पर दिखाई देने लगती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नदियां सतह पर कब दिखाई देती हैं, तो तराई क्षेत्र में नदियां जो है सतह पर दिखाई देने लगती हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी आदि से होती है। अब जैसे आप लोग रह रहे होंगे, बहुत लोग तराई क्षेत्र में रहे होंगे, तराई इट मीन्स नदियों के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपको रेतीला एरिया मिलता होगा, इस तरीके के रेतियां मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये दलदली क्षेत्र होता है और इसी नमी भूमि के कारण यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि जैसे गोरखपुर साइड में बहुत सारी बीमारियां, जापानी इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियां चलती हैं, जो कि क्या होता है, वहां पर मच्छर फिर ऐसी भूमि पर अधिक होते हैं। तो क्या है, तराई क्षेत्र की बात करें तो ये जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। अब जैव विविधता आप लोग जानते ही हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है, तो जैव विविधता की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण एक संपन्न क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ठीक है। तो हमने दूसरा पढ़ा तराई प्रदेश, तराई रीजन। तीसरा हम पढ़ेंगे जलोढ़ मैदान, ये इसी का ही भाग है और जलोढ़ मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है, बांगर और खादर। जलोढ़ मतलब क्या है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। अब बहुत लंबे समय से जब नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, जलोढ़ लाए जाते हैं और धीमे धीमे वो जमा करते एक समतल मैदान का निर्माण करते हैं और दो भागों में उसे बांट दिया जाता है, बांगर और खादर। बांगर की बात करें तो बांगर किसे कहते हैं, पुराने जलोढ़ों से निर्मित। बांगर किससे है, पुराने जलोढ़ों से निर्मित, मतलब पहले की मिट्टी से निर्मित। और खादर क्या है, नवीन जलोढ़ से निर्मित, नवीन जलोढ़ से निर्मित। अंतर ही समझिएगा, बांगर वह स्थान जहां पर कभी नदियां पहुंचती थी, जहां पर इट मीन्स नदियों का जल कभी पहुंचता, जैसे बाढ़ आती थी तो बहुत ऐसा प्लेस थे जहां पर पहले तो बाढ़ें आती थी, जब बाढ़ अपने साथ आएगी तो क्या लाएगी, अवसाद लाएगी। तो पहले वहां बाढ़ें आती थी, अवसाद लाई, उन्होंने उसका निर्माण किया तो क्या बन गया, बांगर क्षेत्र। लेकिन अब वहां जल नहीं पहुंचता है तो क्या है, और खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित। इट मीन्स बाढ़ हर जब भी आती है तो अपने साथ क्या कुछ अवसाद लाती है और एक तरीके से नए नए अवसाद लाकर इसका निर्माण होता है, जिसे खादर प्रदेश कहते हैं, अर्थात खाद वाला क्षेत्र। जब नए नए अवसाद आएंगे, बार बार जमा होंगे तो क्या होगा, एक खाद के रूप में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश। बाढ़ के मैदान से ऊपर, अभी जो बांगर प्रदेश होता है बाढ़ के मैदान से ऊपर होता है, इट मीन्स यहाँ पर अब बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। और जो खादर प्रदेश है ये क्या है, बाढ़ के मैदान में स्थित है। यहाँ लगभग हर साल 2 साल 3 साल बाद बाढ़ें आती हैं, जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ें आई हैं। तो बहुत क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है तो क्या कहलाएगा, खादर
और जहाँ बहुत ऐसे प्लेस हैं जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। बांगर प्रदेश की बात करें तो बांगर में क्या है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट व कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। जब बांगर की भूमि कभी खोदी जाती है, जिसे बंजर भी कहते हैं, तो वहाँ पे चूने की छोटी छोटी ग्रंथियां दिखाई देती हैं, तो किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, वह कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इन अधिकता के कारण इसकी उपजाऊता कम होती है, ठीक है। और जहां खादर की बात करेंगे तो ये क्या है, जब बाढ़ के मैदान में स्थित है और इसमें क्या है, नवीन जलोढ़ों से निर्मित है, तो इसकी उपजाऊता कैसे होगी, इसकी उपजाऊता अधिक होगी, ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हो, कंफ्यूजन होता है, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से याद रखिए कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और उसे किन किन भागों में बांटा गया है, भावर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। भावर, तराई, उसका जलोढ़ मैदान के अंदर बांगर और खादर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में जरूर आता है और यहाँ से कंफ्यूजन भी अधिक होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। ग्रामीण क्षेत्र वाले तो फिर भी ये तराई और बांगर और खादर आदि को जानते होंगे, पर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग इससे कम अवगत है। तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करें और इसे नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।